अगर अपने देश का इतिहास पलट कर देखो तो एक बात साफ नजर आती है। हमारा समाज बहुत पुराना था, हमारी सभ्यता महान थी, हमारी मिट्टी में ज्ञान की नदियां बहती थी। पर उसी इतिहास के अंदर कई गहराई में एक अंधेरे की परत भी थी। जात पात की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इंसान इंसान को छूने से भी डरता था। धर्म के नाम पर इतनी खाइयां थी कि एक ही गांव में रहकर भी लोग एक दूसरे को अजनबी समझते थे। औरत जो कभी जीवन को जन्म देती है उसे ही कभी जिंदा जला दिया जाता था, उसे ही पाप पुण्य के नाम पर जकड़ दिया जाता था। हम महान जरूर थे लेकिन हम अंदर से टूटे हुए भी थे। लेकिन फिर एक दिन समुद्र पार से कुछ लोग आए। वो हमारे अपने नहीं थे, उनकी मंशा साफ नहीं थी। वो व्यापार करने आए और धीरे धीरे हमारे ही तख्त पर बैठ गए। लेकिन इस राज में एक अजीब विरोधाभास था। उन्होंने हमें लूटा भी लेकिन अनजाने में एक ऐसी आग जला दी जिसने इस अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें दबाया भी और बदल भी दिया। उन्होंने हमारी आजादी छीनी जरूर, पर उसी दौरान कुछ ऐसी जंजीरें भी टूट गई जिसकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। सती की आग ठंडी हुई, कानून ने जाति की ऊंच नीच को चुनौती दी और समाज ने पहली बार ये महसूस किया कि इंसान का धर्म सिर्फ इंसानियत है। हाँ, ये इतिहास काला जरूर है लेकिन इसका एक पलड़ा रोशन भी है। ये कहानी उस रोशनी की नहीं है बल्कि उस बदलाव की है जो उस दर्द के राख से निकला था। शायद अंग्रेज नहीं आते तो हमारी जमीन सोने से भर जाती, लेकिन हमारी सोच आज भी उसी अंधेरे में जकड़ी रहती। आज इसी ब्रिटिश राज के पॉजिटिव इम्पैक्ट को जानेंगे आज की इस वीडियो में। यूरोप से उठी वो लालच की लहर धीरे धीरे भारत के गर्म तटों पर आ पहुंची। मसालों के व्यापार के नाम पर वो आए थे पर धीरे धीरे हमारे ही नसों में उतर गए। जमीन, जर, जेवर और जमीर सब कुछ अपने नाम कर गए। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इस मिट्टी पर कदम रखा और किस तरह व्यापार के बहाने पूरे देश पर अपना झंडा गाड़ दिया। दूसरे वीडियो में हमने देखा था वो काली सदी जब भारत को 200 साल की गुलामी दी गई, जहाँ एक एक सांस टैक्स के नीचे गिरवी रख दी गई और एक एक आत्मा अंग्रेजी राज की जुतियों के नीचे दबाई गई। और अब ये तीसरा वीडियो एक ऐसा वीडियो जहाँ कहानी थोड़ी उलझी हुई है, क्योंकि उसी राज के भीतर छिपा था बदलाव का बीज। ब्रिटिश राज का नाम सामने आते ही हमारा दिमाग लूट, जुल्म और अत्याचार पर जाकर रुकता है। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने सिर्फ भारत पर ही कब्जा नहीं किया था। भारत तो उनके साम्राज्य के उस विशाल शतरंज की बस एक गोटी था, जहाँ राजा कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा ब्रिटिश साम्राज्य था। कहा जाता है द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब धरती का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ उनके झंडे के नीचे सूरज डूबता हो। कभी एशिया की तपती धूप में तो कभी अफ्रीका की रेतीली हवाओं में, कभी ऑस्ट्रेलिया की सुनहरी धरती पर तो कभी कनाडा की बर्फीली रातों में उनका झंडा लहराता था। सूरज घूमता था मगर ब्रिटिश राज की परछाई नहीं हटती थी। 18वीं और 19वीं सदी में जब उनका साम्राज्य चरम पर था तब वो पूरी मानव सभ्यता के 1/4 हिस्से पर शासन कर रहे थे। दुनिया की लगभग 25% धरती और 25% आबादी ब्रिटिश ताज की मुट्ठी में कैद थी। और विडंबना ये कि आज हम जिन देशों को सुपर पावर कहते हैं वो भी कभी इसी साम्राज्य के औपनिवेशिक जंजीरों में जकड़े थे। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इजिप्ट, नाइजीरिया, केन्या, घाना, जिम्बाब्वे, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका, हांगकांग और एशिया का सबसे खूबसूरत मोती भारत, और ऐसे ही करीब 56 से अधिक देशों की मिट्टी उनके कदमों के नीचे थी। और इन सब के पीछे का कारण न कोई तलवार थी, न बंदूकें और न ही फौजों का गरजता हुआ जुनून। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शिक्षा। वो शिक्षा जो किताबों के सहारे साम्राज्य खड़ी करती है, जो बिना खून बहाए दिमागों पर कब्जा कर लेती है। वो शिक्षा जो बंदूक से नहीं किताबों से राज करना सिखाती है। सोच पर कब्जा, भाषा पर नियंत्रण और मन पर शासन, यही था उनका असली साम्राज्य। 18वीं सदी की आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में जब यूरोप को औद्योगिक क्रांति ने नई चेतना दी, ब्रिटेन ने उस चेतना को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने समझ लिया अगर किसी सभ्यता को लंबे समय तक झुकाए रखना है तो उसकी जमीन पर नहीं, उसकी सोच पर राज करो। लेकिन अब सवाल फिर ये है कि उस वक्त भारत किस हालत में था, कैसे सोच चल रही थी, कैसे व्यवस्था थी और क्या भारत उस नए ब्रिटिश मॉडल का सामना करने के लिए तैयार था। यही से ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उस वक्त का भारतीय समाज ऊपर से भले ही शांत दिखाई देता था लेकिन अंदर से इसका ढांचा इतना सख्त और जकड़ने वाला था कि एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह परंपराओं की मुट्ठी में कैद थी। घर की चौखट से लेकर शमशान की राख तक हर प्रक्रिया, हर नियम, हर अनुमति धर्म आधारित प्रणालियों द्वारा तय होती थी। कानून नाम की स्वतंत्र व्यवस्था लगभग न के बराबर थी। मुस्लिम शासन के बाद भी कई जगह पर धर्म न्याय पर आधारित पद्धतियां बनी रही, जहाँ काजी, पंडित और लोकल धार्मिक प्रमुख इन्हीं के फैसले अंतिम माने जाते थे। ब्रिटिश आने से पहले भारत में कोई एकत्रित लिखित कानून व्यवस्था मौजूद नहीं थी। हर समुदाय का अपना नीति धर्म, अपने दंड विधान और
और अपने धार्मिक कानून चलते थे और यही स्थिति समाज की रीढ़ को अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। धर्म ग्रंथ ही कोर्ट थे, पुरोहित ही जज थे और परंपरा ही संविधान थी। तर्क की आवाज को अक्सर अवज्ञा, अधर्म या अपमान कहकर चुप करा दिया जाता था। शादी ब्याह के नाम पर बच्चों की जिंदगी पहले से ही मुहरबंद हो चुकी थी। बाल विवाह इतना आम था कि 12-13 साल की उम्र में लड़की की विदाई को लोग आशीर्वाद समझकर ताली बजाते थे। कमजोर शरीर, कुपोषण और बार बार होने वाली बीमारियां और समय से पहले मातृत्व का असहनीय बोझ, ये उस दौर के कठोर सत्य थे। औरत की जगह घर के 4 दीवारों के पीछे कैद सी थी, मानो उसकी दुनिया वही हो जो उसके लिए किसी और ने निर्धारित कर रखी थी। विधवा होना तो सीधा सीधा सामाजिक मृत्युदंड था। उसके पहनावे से लेकर उसके खाने तक, उसके बालों से लेकर उसके जीवन के हर रंग तक सब कुछ समाज के आदेश से मिटा दिया जाता था। 18वीं और 19वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कई जगह पर तो विधवाओं को खाना भी दया समझ कर दिया जाता था। धार्मिक परंपरा ही कानून थी और उस परंपरा ने कभी विधवाओं को अधिकार देने की कल्पना भी नहीं की थी। और ये सब कम था कि ऊपर से सती जैसी प्रथाएं, जहाँ एक इंसान की जिंदगी, उसकी चित्कार, उसका शरीर, सब कुछ परंपराओं के नाम पर आग में झोंक दिया जाता था। यह प्रथा किसी धार्मिक सिद्धांत से ज्यादा सामाजिक हिंसा का संस्थानिक रूप थी। हाँ, हर जगह पर यह प्रथाएं समान रूप से नहीं थी। कई सुधारक और कई क्षेत्र इनसे मुक्त भी थे, लेकिन कठोर सत्य तो यह है कि बहुसंख्यक मानसिकता इन्हें सही मानने में उतनी ही अड़ी थी जितना कोई कानून अपनी धारा पर अड़ा रहता है। जात पात की दीवारें इतनी ऊंची थी कि जन्म लेते ही इंसान का भविष्य उसकी हथेली पर नहीं, उसके जन्मजात नाम पर लिख जाता था। किसी की रोटी बांटी गई, किसी का पानी बांटा गया और किसी के भगवान तक छीने गए। छुआछूत इतनी जहरीली थी कि इंसान को इंसान की छाया तक अपवित्र मानी जाती थी। गांव में रास्ते अलग, बस्तियां अलग, कुएं अलग, ये सब सामाजिक व्यवस्था नहीं, ये वही दीवारें खड़ी थी जिनके तले पीढ़ियां पिसती रही। किसान, दलित, कारीगर, जिनके हाथों से पूरा समाज पेट भरता था, उनके अधिकार रस्सी की तरह कसे हुए थे। उनकी इज्जत किसी भी वक्त किसी ऊंची जात की मर्जी से मिट्टी में मिल सकती थी। धार्मिक रीतियां और अंधविश्वास कई इलाकों में इस कदर हावी थे कि समाज का पूरा ढांचा किसी न्याय व्यवस्था से नहीं बल्कि डर, तंत्र मंत्र और परंपराओं के आदेश से चल रहा था। बीमार पड़ना मतलब इलाज ढूंढना नहीं बल्कि जड़ी बूटी बांधना, मंत्र फुकवाना या किसी बाबा की कुटिया पर हाजिरी लगाना। महामारी फैलती, बच्चे मरते, लोग कमजोर होते, गांव उजड़ते, लेकिन इलाज के नाम पर पूरी रात सामूहिक पूजा, बलि या देवी के प्रकोप शांत करने के अनुष्ठान ही किए जाते थे। रोग कहाँ से आया, कैसे फैलता, इस पर तर्क से बात करना मतलब धर्म का अपमान कर देना ही समझा जाता था। कई जगह पर तो हालत ऐसे थे कि फीवर को वायरस नहीं बल्कि भूत चढ़ना माना जाता था। ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना कोई रोकथाम का ढांचा, ना कोई वैज्ञानिक निगरानी, बस आस्था में डूबी हुई बेबस भीड़ जो भगवान से लड़ाई लड़ रही थी। शिक्षा का दायरा इतना संकरा था कि लगता था जैसे ज्ञान को किसी लोहे के ताले में बंद कर रखा हो। देश में लाखों गांव, लेकिन पाठशाला नाम की कोई चीज नहीं थी। जहाँ स्कूल थे वहाँ भी पढ़ाई का दायरा बस धार्मिक ग्रंथों की घिसी हुई लाइनों तक सीमित था। तर्क, प्रयोग, विज्ञान, इन शब्दों का उस दौर में ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं था। यही वो दौर था जब समाज की जंजीरें इतनी मजबूत थी कि भीतर से बदलाव लगभग असंभव था। रीतियों, धर्म, सत्ता और आर्थिकी का ताना बाना इतना कसकर गुता था कि एक धागा हिलाने से पूरी व्यवस्था चरमराने लगती थी। और इसी बंद खिड़की वाले माहौल में जब पहली बार बाहर से शिक्षा, तर्क और कानून की रोशनी दाखिल हुई तो सदियों से जमे धूल के कण हवा में उड़ने लगे। अंग्रेजों की मंशा साफ थी, वो कोई दानवीर नहीं थे। उन्हें व्यापार चाहिए था, सत्ता चाहिए थी। ब्रिटिशों के पास तलवार थी, जाहिर है, लेकिन उनका असली हथियार वो नहीं था। उनका सबसे खतरनाक हथियार था सोच को चुनौती देने की क्षमता। और ये भारत के लिए नई बात थी। पहली बार कानून धर्म से अलग हुआ। ये कोई अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे खड़ा था एक अंग्रेज, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में उसने वो काम किया जिसके बारे में भारतीय समाज ने सदियों तक नहीं सोचा था। उसने पहली बार आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी। हेस्टिंग्स ने अदालतें बनाई और यही से शुरू हुआ वो तूफान जिसने सदियों पुरानी सत्ता के ढांचे को हिलाकर रख दिया। सबूतों के बिना सजा नहीं, प्रक्रिया के बिना दंड नहीं, शिकायत सुने बिना फैसला नहीं। ये शब्द उतने सरल नहीं थे जितने दिखते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने परंपरा को कानून से नीचे रखा था। पहली बार किसी ने कहा था कि भगवान की इच्छा कहकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। फिर पहली बार कोई ऐसी शिक्षा आई जो तर्क सिखाती थी। वो कोई लोकल परंपरा नहीं थी, वो आई थी 19वीं सदी की शुरुआत में। और इसे सबसे पहले आकार दिया लॉर्ड मैकेले, जिसने 1835 का माइन्यूट्स ऑफ एजुकेशन पेश करके साफ कहा, भारत को एक ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो तर्क, तथ्य और विज्ञान पर आधारित होगी। इससे पहले यहाँ की पढ़ाई धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और परंपरागत गुरुकुलों तक सीमित थी। लेकिन अंग्रेज आने के बाद पहली बार स्कूलों का ढांचा बदला। विज्ञान, गणित, भूगोल,
इतिहास और बाद में आधुनिक मेडिसिन और इंजीनियरिंग ने भी दरवाजे खोले। साल 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के संघर्ष के बाद एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारत की धरती पर पहली बार औरत होने का मतलब बदलना शुरू कर दिया। ये कोई उपलब्धि नहीं थी, ये उन औरतों की सांसों का बदला था जो पति की चिताओं पर जिंदा जलाई गई, जिनकी चीखें राख में दबा दी गई, जिनकी जिंदगी परंपरा के नाम पर खत्म कर दी गई। उस आदेश में सिर्फ बयान नहीं लिखा था, उसमें दबे हुए सैकड़ों गले की वो आखिरी चीख थी जो सदियों तक किसी ने नहीं सुनी थी। जब किसी लंबे थकाऊ अंधेरे में कानून के रूप में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। 1856 विडो रीमैरिज एक्ट आया। विधवा होना अब जीवन भर का कारावास नहीं रहा, उन्हें दोबारा जीने, दोबारा घर बसाने और दोबारा इंसान कहलाने का अधिकार मिल गया। सदियों तक जाति सामाजिक पहचान के नाम पर जीवन भर की सजा थी। कौन सा कुआं छू सकते हो, किस रास्ते पर चल सकते हो, किससे बात कर सकते हो, यहाँ तक कि किसका साया तुम पर पड़ सकता है या नहीं, सब कुछ जन्म तय करता था। लेकिन पहली बार इस व्यवस्था पर चोट तब पड़ी जब अंग्रेजों ने कानून को धर्म से अलग कर दिया और ब्रिटिश इंडियन पिनल कोड लागू किया। लॉर्ड मैकेले की ड्राफ्टिंग में बना यह कानून पहली बार कहता था किसी इंसान को उसके जन्म, जाति या छुआछूत के आधार पर दंडित, अपमानित या रोका नहीं जा सकता। ये इतिहास में पहली बार था जब भारत में जाति को कानूनी शक्ति मिलना बंद हुआ। किसी जाति सभा, किसी पुरोहित या किसी ऊंची जाति के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं रही। और ये वो मुक्का था जिसने पहली बार जाति आधारित सामाजिक अदालतों की ताकत को चकनाचूर कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमारे भारत में वो आधारशिलाएं रखी जो आज भी हमारी जिंदगी को बदल रही है। रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, मॉडर्न कानून और प्रशासन, ये सब भारत को जोड़ने और व्यवस्थित करने का काम कर रहे थे। शहर और गाँव, शिक्षा और स्वास्थ्य, नियम और व्यवस्था, हर जगह बदलाव की जड़ें गहरी हुई। सती प्रथा बंद हुई, विधवाओं को अधिकार मिले, जाति भेद की दीवारें कमजोर हुई और शिक्षा ने सोचने और सवाल पूछने की आग जलाई। ब्रिटिश शासन की ये विरासत सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारी सोच, हमारी तर्क शक्ति और हमारे समाज के ढांचे में आज भी गूंजती है। ये वही बदलाव है जिनकी बिना भारत शायद कभी अपने भीतर की रोशनी को कभी समझ नहीं पाता। और यही ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि उन्होंने चाहे अपनी मंशा के लिए या नहीं, हमें सोचने, समझने और बदलने का हक दिया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जो सोच उन्होंने 19वीं सदी में जगाई थी, क्या हम आज 21वीं सदी में भी उसे जगा कर रख पाए हैं, या फिर हम उसी पुराने अंधेरे की तरफ लौट रहे हैं, जहाँ धर्म की आवाज तर्क से ज्यादा भारी पड़ती है, जहाँ अफवाहें विज्ञान को हरा देती है और जहाँ अंधविश्वास सवाल पूछने की ताकत को दबा देता है। इसी चीज पर अगर एक सेपरेट वीडियो, मतलब इसका एक नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।